चलिए तो आगे पढ़ते हैं इसमें। डी ब्रोगली वेव इन बोहर मॉडल। डी ब्रोगली वेव इन बोहर मॉडल, इसमें लिखिए जरा 2 लाइन, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको। इसमें लिखिए इन बोहर मॉडल, इन बोहर मॉडल, इन बोहर मॉडल, comma an electron wave moving in a circular orbit around the nucleus always remain continuously in phase, comma so the circumference of orbit must be an integral multiple of wavelength, तो यहाँ पर देखिए बाय बोहर्स एंगुलर मोमेंटम, बोहर के जो पोस्टुलेट्स हैं बोहर के मॉडल के, उसमें एक पोस्टुलेट था कि जो MVR है ना, MVR जो आपका है वो आपका NH/2π के बराबर होगा। ठीक है, जब बोहर से पूछा गया था कि ये एजम्पशन आपने कहाँ से ली, तो बोहर को इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि ये एजम्पशन किस तरीके से आई है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको रीअरेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2π को मैं इधर ले जाता हूँ और MV को मैं नीचे ले आता हूँ, तो आपका बन जाएगा 2πr = NH/MV, ये आपका बन जाएगा। सुनिए अभी मत लिखिए, पहले यहाँ पर समझ लो, लिखने के लिए मैं टाइम देता हूँ। हाँ, तो 2πr = NH/MV, और H/MV क्या होता है, व्हाट इज H/MV? लैम्डा, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर आपका 2πr = N × लैम्डा, ये आपका है। और 2πr क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। तो n लैम्डा है, तो ये nth ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट आपकी बराबर होगी n × लैम्डा के, जहां पे कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 1 है तो वहां पर एक वेवलेंथ आ जाएगी। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट एक वेवलेंथ के बराबर है, 1 लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ के बराबर है। अगर n की वैल्यू 2 है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब 2 लैम्डा, उसमें 2 वेव हो जाएंगी। ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका n = 2 को मैं बनाता हूँ, मतलब सेकंड ऑर्बिट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो सेकंड ऑर्बिट की जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, इसमें 2 वेव लेंथ होंगी। 2 वेवलेंथ कैसे होंगी, एक वेवलेंथ क्या होती है, ये वेव आपकी यहाँ से चली और फिर यहाँ से यहाँ तक आई, तो इतनी जो डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ के बराबर होती है, ये एक वेवलेंथ के बराबर होती है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वेव आपकी यहाँ से चलेगी, यहाँ से ऐसे चलिए और यहाँ तक ये पहुंची, एक वेवलेंथ हो गई, फिर ये वापस यहाँ से चली और फिर यहाँ पर आकर ये मिल गई। दैट मीन्स ये यहाँ से चली और यहाँ पर जब ये एग्जैक्ट यहाँ पर मिली, इसी स्टेटमेंट को उसने बोला आर इन फेज। अगर ये यहाँ ना मिलके यहाँ मिलती तो आर नॉट इन फेज ऐसा हो जाता। तो आर इन फेज है
और ये जो भी सर्कमफ्रेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का। तो अगर इस सर्कमफ्रेंस को देखें तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हुई वेवलेंथ का, 2 वेव इसमें आ गई है ना। वही अगर यहाँ पे हम देखें n इक्वल टू 3 को देखें, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा ये। अगर हम देखें n इक्वल टू 3 को, अगर हम n इक्वल टू 3 को देखें, उप्स ये इधर निकल जाएगा, दोबारा से डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ मैं क्योंकि ऊपर जगह चाहिए। तो सेंटर में बनाते हैं इसको यहाँ पर। तो ये आपका n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू आपका 2 है, जिसमें कि हमने 2 वेव प्लॉट करी, एक आपकी ये यहाँ और एक आपकी फिर यहाँ जाके यहाँ। n इक्वल टू 3 को देखिए अब यहाँ पर, जब n इक्वल टू 3 को देखेंगे तो n इक्वल टू 3 में कितनी वेव आएंगी, 3 वेव आएंगी। तो 3 वेव को मुझे एडजस्ट करना है। ये एक वेव आ गई, ठीक है, फिर ये आपकी ये 2 वेव आ गई और फिर आपकी ये इस तरीके से 3 वेव आ गई, 3 वेव आ गई इसमें, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखो n इक्वल टू 1 को, तो ये आपका कुछ n इक्वल टू 1 होगा और इसमें क्या हो जाएगी आपकी ये एक वेव हो जाएगी, ठीक है। ये आपका n इक्वल टू 1 है, ये आपका n इक्वल टू 2 और ये आपका n इक्वल टू 3, ठीक है। इतनी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए R फॉर एनी जेड कोमा n आपका होता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कहीं पे कुछ डाटा बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी n इक्वल टू 1 की रेडियस है, ये आपकी क्या है n इक्वल टू 1 की रेडियस है, और ये कितनी है r है, ये अगर मान लो आपकी r है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये n इक्वल टू 2 है, अगर ये n इक्वल टू 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब ये अगर ये r है तो ये कितनी होगी, 2r या 4r, 2r या 4r, 4r, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है n के स्क्वायर में चल रही है। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 2, मतलब कि इसका 4th टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 4r हो जाएगी। इसको ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं, इसको 2 रेडियस n इक्वल टू 2 की है तो 2r बना देते हैं, फिर आंसर नहीं मैच हो रहा होता। वहीं पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 3 की लेते हैं, या अगर आपका क्या है n इक्वल टू 3 है, तो ये जो रेडियस है बताइए कितनी होगी, 9r, यस 9r होगी, 3r नहीं। तो ये रेडियस आपकी कितनी होगी, 9r होगी, ठीक है। तो ये है आपका डी ब्रोगली वेव का कॉन्सेप्ट, बहुत हुआ है ना। जो बचे हुए इसमें क्वेश्चन हैं कुछ 10-12 जो 7-8 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। पहले ये लिखिए और फिर वो क्वेश्चन करेंगे।
चलिए करिए 7, 8, 9, 10, 14 और 15। नाइन वाला तो पहले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 7, 8, 10, 14 और 15 ये करने हैं। यहाँ पर एक काम और करिए, 2 पाई आर, यहाँ पर आर में आर एन ऐसा लिख लीजिए, आर एन। आर एन का मतलब है nth ऑर्बिट की रेडियस, है ना। आर एन का मतलब है nth ऑर्बिट की रेडियस। तो क्या लिखा, एक मिनट, ऐसे क्या चल रहा है। 2 पाई आर, आर मतलब आर एन। बोर रेडियस कितनी है, बोर रेडियस में बोर रेडियस होती है R1। R1 आपकी R नोट है, मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को बोलते हैं बोर रेडियस। R1 मतलब R नोट है। अब मैं पूछ क्या रहा है, सेकंड बोर ऑर्बिट ना, तो पहले तो R2 निकालोगे ना, तो R2 बताओ कितनी होगी। R1 अगर R नोट है तो R2 कितनी होगी। हाँ, तो ये 4R नोट। अब यहाँ पे रखोगे 2 पाई, अब आपकी रेडियस कितनी आई 4R नोट, और ये आपकी बराबर हुई कितने 2 लैम्डा के। एन की वैल्यू भी तो 2 रखोगे ना, तो यहाँ से लैम्डा क्या आया आपका, लैम्डा आपका आया 4 पाई R नोट। ठीक है, ऐसे होएगा। 7th हो गया। 2 पाई R कहाँ से निकाले, तो 4R। ठीक, चलिए ठीक है, 7th हो गया हमारा। ठीक, गुड। हमारा सारे हो गए, गुड। ये क्या लिखा, अंडर रूट कहाँ से आ गया। अच्छा, आर है ये, मुझे लगा था अंडर रूट है ये। 7th वाला हो गया ये। करिए, हाँ ठीक, करिए। 7th, 8th, 10th और 14, 15 ये करने हैं। नहीं, इन सब पे कहाँ जा रही हो, R = 0.53 इन सब में क्यों उलझ रही हो, ये सब करने की क्या जरूरत है। जो बोर रेडियस है, बोर रेडियस 7th क्वेश्चन है ना, बाकी हो गए। अच्छा, बाकी हो गए हैं, मुझे लगा 7th का देखो।
अच्छा, तो 14 कर रही हो। रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज x, देन डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज। अगर आपके देखो R3 अगर आपकी x है ना, अगर आपकी R3 x है तो आपकी R1 क्या होगी, क्या होगी, x/9 नहीं होगी, x/9 होगी। अब आपका 2 πx/9 और ये बराबर होगा 1 लैम्डा के, तो लैम्डा आपका आएगा 2 πx/9, तो 14 का डी। हाँ ठीक है। ये हो गए सभी, सारे कर लिए 14 15 सब। हाँ 8 का क्या है, बी, हाँ बी ही है। मैं नाइन्थ वाला तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसका यहाँ से नहीं है। लिथियम 3+ एंड प्रोटॉन, तो दो पार्टी आपके पास है, एक आपके पास है लिथियम 3+ है और एक आपके पास है प्रोटॉन। इस पर चार्ज होता है प्लस के 3e का और इस पर चार्ज होता है प्लस के e का, पहले तो ये है ना। और यहाँ पर सेम पोटेंशियल से, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा इक्वल टू h/√, के अंदर 2m/3 ये यहाँ पे लगेगा, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगेगा, लैम्डा इक्वल टू h/√, के अंदर 2m/3। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों की वेवलेंथ सेम है। अच्छा रेशो पूछा है, तो लैम्डा 4Li3+ कितना आ रहा है, h/√, के अंदर 2। अब लिथियम के अंदर, लिथियम के न्यूक्लियस में होते हैं 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन, तो इसका मास 7 mp के बराबर आएगा। चार्ज इस पर कितना है, 3e का है, और पोटेंशियल कितना है, सेम पोटेंशियल है, तो v है, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा प्रोटॉन कितना आएगा, h/√, के अंदर 2, मास इसका कितना, प्रोटॉन का मास तो mp के बराबर ही आएगा। इस पर चार्ज है e का, पोटेंशियल इसका भी v है, तो दिस डिवाइड बाय दिस जब आप करोगे तो लैम्डा Li3+ डिवाइड बाय लैम्डा p, तो h से तो अब h आपका कट जाएगा, ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, तो आपका 2mp/eV और ये आपका 2, यहाँ पर आपका 7 है, फिर आपका mp इंटू 3e और v, तो 2 से 2 कटा, mp से mp कटा, e से e कटा, v से v कटा, तो 1 डिवाइड बाय √ के अंदर 21 आ जाएगा। चलिए ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इनमें किसी को दिक्कत है, कौन सा कर रहे हो, करिए। ये वाला हो गया, नाइन्थ हो गया। ये तीनों तो पहले की कॉन्सेप्ट से जो कल कर रहे थे, बाकी 10वां करना था, 10वां 14वां और 15वां ये करने हैं, हो गए ठीक।
चलिए थोड़ा आगे पढ़ें। कितने क्वेश्चन बच गए तुम्हारे? चलिए तुम्हारे करिए तो थोड़ा जल्दी, है ना? तुम्हारे हो गए सारे? सही। चलिए अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा, है ना? ये कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जब आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो क्या बताते हो? किसकी? किसकी? हाँ, लाइट की। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और उससे ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं है, और उससे ज़्यादा स्पीड किसी की हो भी नहीं सकती। तो जब एक फिजिक्स का टीचर ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, तब क्या आपने पूछा कि क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती किसी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? लाइट ने स्पीड पर फंडामेंटल लिमिट क्यों लगा रखी है? इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल है। नहीं, कोई सा कितना ही लाइट पार्टिकल हो, हम वो बात कर ही नहीं कि कोई हल्का है या भारी है। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड या किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। इस चीज को लिमिट कौन करता है? कौन इस पे ये लगाता है कि बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, वैक्यूम से नहीं। ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल लिमिट है। क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल लिमिट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स की एक लिमिट और है ना? उसी के बारे में है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। जिस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कहता है, लिखिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that Heisenberg's uncertainty principle states that इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, it is impossible to know the exact position and velocity पोजीशन का मतलब है एक तरीके से मोमेंटम से, और वेलोसिटी का लेना देना है एक तरीके से वेवलेंथ से। वेलोसिटी है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम और डी ब्रोगली वेवलेंथ, ब्रैकेट क्लोज। साइमल्टेनियसली
simultaneously of a quantum particle, simultaneously of a quantum particle, simultaneously of a quantum particle, simultaneously of a quantum particle. क्वांटम पार्टिकल उन पार्टिकल्स को बोला गया है जो साइज में बहुत छोटे हैं और वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी साइज बहुत छोटा और वेलोसिटी बहुत हाई है। साइज बहुत छोटा मतलब कि कोई छोटा डस्ट का पार्टिकल ये सब भी नहीं, इनसे भी बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल। दैट मीन्स क्वांटम पार्टिकल बेसिकली हमारे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्वांटम पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इनमें जो चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स की जो चीज़ें वो इनमें दिखाई पड़ पाती हैं, है ना। कोई आप डस्ट का पार्टिकल है, ह्यूमन के लिए तो डस्ट का पार्टिकल भी एक बहुत छोटा पार्टिकल है, और आप उसे कितनी हाई वेलोसिटी से फेंक लोगे, 1000 मीटर 2000 मीटर पर सेकंड से, लेकिन लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, तो वेलोसिटी फिर भी आप उतनी नहीं दे पाओगे। तो क्वांटम पार्टिकल बेसिकली हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और अप्रोक्सीमेट लाइट की लिमिट वाली रेंज तक भी चले जाते हैं। तो उन पार्टिकल में ये सारी चीज़ें काम करती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो क्वांटम पार्टिकल हैं, दैट मीन्स वही जो साइज में बहुत छोटे हैं और बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीज़ें एक साथ आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करोगे तो फिर वेलोसिटी में कुछ एरर आएगी, और वेलोसिटी को एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करोगे तो फिर पोजीशन में एरर आएगी। और ये दोनों जो एरर हैं ये मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से कंबाइंड लिमिटेड है ना। जैसे कि लाइट की स्पीड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ऐसी ही जो एरर है, एरर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से लिंक्ड है। तो इसमें लिखिए आगे, देयर विल बी ए सर्टेन एरर इन पोजीशन, there will be a certain error in position, there will be a certain error in position, certain error in position, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा एक्स, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा एक्स, एंड एरर इन वेलोसिटी, एंड एरर इन वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा वी, डेल्टा वी, एंड बोथ आर रिलेटेड एज, एंड बोथ आर रिलेटेड एज, एंड बोथ आर रिलेटेड एज, कि डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन इनटू डेल्टा वी एरर इन वेलोसिटी, इन दोनों एरर की जो मल्टीप्लाई है वो कम से कम इससे बराबर या ज्यादा होगी h/4πm से, है ना। m यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसका मास है, h कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, तो h/4πm ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये दोनों जो एरर है, एरर की मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन से बराबर या उससे ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसे इन दोनों एरर की जो मल्टीप्लाई है वो इस एक्सप्रेशन से बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। और इसको कोई ऐसा नहीं कि वो लिमिट कर रहा है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स लिमिट कर रहा है ना। इसको कौन लिमिट कर रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल लिमिट है। जैसे स्पीड, लाइट की स्पीड है फंडामेंटल लिमिट है, ऐसे ही यहाँ पर इन चीजों की फंडामेंटल लिमिट है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि इनकी एरर का मल्टीप्लाई इससे ज्यादा या बराबर ही हो सकता है। m को आप v के साथ ले जाइए तो ये एक फॉर्मूला और बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, ये आपका बन जाएगा। ऑल्सो समटाइम्स एक फॉर्मूला वो और लिखता है, लेस फ्रिक्वेंट है वो, कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी और ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, h/4π, जहां पर कि डेल्टा ई क्या है? एरर इन एनर्जी है, एरर इन एनर्जी, और डेल्टा टी यहां पर क्या है? एरर इन टाइम है, एरर इन टाइम है। ठीक है, यूजुअली यही दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। समटाइम्स ये एक्सप्रेशन दे दे तो आप इसे याद रख लेना कि डेल्टा ई डेल्टा टी में भी एक रिलेशन है। ठीक है, इसको लिखिए।
अब इसमें आगे एक तो लाइन और लिखिए। देखिए, लाइट की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। आज ज़्यादा नहीं हो सकती या अब से 100 साल बाद भी ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि 100 साल बाद किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट से ज़्यादा हम पहुंचा दें? क्या पता ऐसा हो कि आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आज तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अब से 100 साल बाद कम से कम पार्टिकल भागे करेंगे लाइट की स्पीड से 100 गुना। ऐसा हो जाएगा? 100 गुना नहीं कि मतलब 4-5 गुना तो भाग जाएंगे। हैं कितने? लाइट मतलब अब से 100 साल बाद लाइट की स्पीड से ज्यादा पार्टिकल हम भगा पाएंगे? नहीं भगा पाएंगे। हैं? लाइट तो हाँ तेज है, ठीक है, तेज हो, कोई भी जितनी तेज हो। मैं ये कह रहा हूं कि अब से 100 साल बाद किसी पार्टिकल की स्पीड हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा कर पाएंगे या नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ या ना में जवाब दो बस। हैं? नहीं, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? क्यों नहीं हो सकता? बताओ। नहीं हो सकता है? नहीं, इसका आंसर है नो। ये ऐसा नहीं है कि किसी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, 100 साल बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल लिमिट है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स ने बोल दिया कि नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, जो फंडामेंटल है, जो दिया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी लॉस्ट, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब से 100 साल बाद ये प्रिंसिपल वोलेट हो जाएगा कि एनर्जी अपने आप हम किसी भी चीज से क्रिएट कर देंगे बिना कुछ मैटर यूज करे, कुछ भी यूज करें? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यही है ना। अब से 100 साल बाद भी ये वैलिड रहेगा। ये किसी टेक्नोलॉजी की ये नहीं कि आज टेक्नोलॉजी नहीं है कल कर देंगे या 100 साल बाद कर देंगे। ना आज कर पा रहे, ना अब से 100 साल बाद, ना 1 लाख साल बाद, कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साइंस की फंडामेंटल लिमिट है भाई। 10 लाइट ईयर में पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? 10 लाइट ईयर 10 ईयर में पहुंच जाएंगे। 10 लाइट ईयर का मतलब लाइट की स्पीड से अगर चलोगे तो 10 ईयर लगेगा, हाँ तो 10 ईयर में पहुंच जाएंगे। लाइट की जितनी स्पीड नहीं हो पाएगी तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे पहुंच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि 100 साल बाद हम लाइट से 100 गुना भग रहे होंगे? नहीं भग रहे होंगे, मैक्सिमम लिमिट ही 100 लाइट की स्पीड है। मैं वो बता रहा हूं जो सच है, ठीक है, जो बताया गया है कि भाई ये क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल लिमिट है। तो आप अगर ऐसा कह रहे हो कि अब से 100 साल बाद हम लाइट से 100 गुना तेज चल रहे होंगे, तो जितनी क्वांटम मैकेनिक्स फिर आज पढ़ रहे हो फिर वो गलत है। या तो क्वांटम मैकेनिक्स गलत है या फिर वो गलत है। ठीक है, एक चीज है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं वो कह रही है कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ना आज हो सकती, ना 100 साल बाद, ना 1000 साल बाद। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है कि अगर हम इन दोनों की एरर इससे ज्यादा ही मेजर कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब से 100 साल बाद हम ये एरर इससे कम मेजर कर पाएंगे या इन दोनों के पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तब भी ये यही चीज रहेगी। अब से 100 साल बाद भी प्रिंसिपल यही चीज होल्ड करेगा। लिखिए, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल The uncertainty principle actually states a fundamental property of quantum systems ब्रैकेट में लिखिए that is matter wave ब्रैकेट क्लोज,
मैटर वेव का मतलब क्या है? मैटर वेव का मतलब वही है क्वांटम पार्टिकल। कोई मैटर है और वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव आ जाती है, तो मैटर वेव। एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जर्वेशनल सक्सेस, अबाउट द ऑब्जर्वेशनल सक्सेस, अबाउट द ऑब्जर्वेशनल सक्सेस ऑफ करंट टेक्नोलॉजी, अबाउट द ऑब्जर्वेशनल सक्सेस ऑफ करंट टेक्नोलॉजी, ऑफ द करंट टेक्नोलॉजी। तो क्या लिखा इन दो लाइन में? इन दो लाइन में इसने ये बताया कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम सिस्टम की एक फंडामेंटल लिमिट है। ये ऐसा नहीं है कि आज की हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट है, कि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब से 100 साल बाद भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे, 1000 साल बाद भी हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिट है। चलिए, अब इस पे ये 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि इस पे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसी फॉर्मूले पे घुमा फिरा के बनेंगे। तो ये 2-3 ये क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 4 करिए, वो सारे 1 से ही करिए, चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में पहले दोनों जो स्टेटमेंट है क्या अंतर है उनकी मीनिंग में? हाँ, और इट इज इम्पॉसिबल टू नो में पहले जो 2 स्टेटमेंट है उनका मतलब क्या है, किस तरीके से अलग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या क्या इनके मीनिंग में अंतर क्या है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले स्टेटमेंट में इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और दूसरे इसमें है इट इज इम्पॉसिबल टू नो। इन दोनों बातों का सेम मतलब है या इन दोनों बातों में एक बारीक अंतर है? वो बारीक अंतर है, अगर है तो मैं वो जानना चाह रहा हूं कि तुम इसे क्या समझ रहे हो। इस क्वेश्चन पे है और इसका मतलब होगा कि ये जो टाइम है उसको उस पोजीशन पे फिर आगे कुछ और किया है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। ये इन दोनों जो लाइन है उनका मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। धरती से लेकर चांद तक की दूरी को मेजर नहीं कर सकते हम, और धरती से लेकर चांद तक की दूरी को जान नहीं सकते हम। इन दोनों बात सेम है या इनमें कुछ अलग अंतर आ रहा है? मेजर करना और जानना, ये दोनों बातें सेम हैं या अलग हैं? अलग है ना। मेजर करने का मतलब हम फीता लेके लगे पड़े हैं, भाई चलो भैया खींचो फीता, चांद तक ले जाके फीता खींच दिया, हाँ देखो ये इतना लाख किलोमीटर बैठा, ये तो हुआ मेजर, कि हमने एग्जैक्टली कुछ एक्सपेरिमेंट करके किसी तरीके उसको फाइनली किया है, ये तो मेजर है। और नो का मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कि प्रैक्टिकली, मतलब कि एक तरीके बिना एक्सपेरिमेंट करे हम उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये है नो, जान लिया हमने किसी तरीके से, है ना। तो इन दोनों वर्ड का उसी तरीके से मतलब है। यहाँ पर पहले उसमें मेजर है, मेजर का मतलब कि कोई क्वांटम पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था और हम कोई एक्सपेरिमेंट करके उसकी पोजीशन या वेलोसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई एक्सपेरिमेंट करके हम उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। और दूसरा ये है कि थियोरेटिकली हमने बोला कि इसको तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसको तो हम कर ही नहीं सकते, इसको हमने ये जाना। ये दोनों बातें इसी से मतलब है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस बात में बात करता है, मेजर में या नो में? नो में बात करता है कि आप इसकी किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी या एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, नहीं मेजर कर सकते, ऐसा नहीं बोला उसने। आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते, उसने ये नहीं बोला मेजर नहीं कर सकते। ये बारीक अंतर है इसमें। दैट मीन्स एक थियोरेटिकल अप्रोच है, ये थ्योरी बोल रही है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो मेजर करने की बात नहीं कर रहा कि आप एक्सपेरिमेंट लेके कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट में देखो एरर आ गई, है ना, मैं इंच टेप लेके कर रहा था, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एरर आ गई, नहीं, वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। थियोरेटिकल बात है ये, है ना। तो ये अंतर है पहले दो में। अगला क्वेश्चन करिए। दूसरे का देख लेते हैं, देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम इक्वल है और आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, है ना। तो पोजीशन आपकी कितनी है, पोजीशन मोमेंटम इक्वल है, तो डेल्टा एक्स जितनी है पोजीशन में उतनी ही डेल्टा वी है, तो ये भी मैं डेल्टा एक्स ही लिख लूँ, है ना, और इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा तो h/4 ये आ गया। तो डेल्टा एक्स आपका आ गया अंडर रूट के अंदर 4h/4, ठीक है, डेल्टा एक्स यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे निकालना है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो डेल्टा एक्स आपका ये आ गया h/4 इंटू डेल्टा वी ये है और इक्वल टू h/4 m। तो इस m को मैं 1/m ऐसे रख लेता हूँ, इससे कटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो डेल्टा वी आपका क्या आ गया, डेल्टा वी आपका, हाँ, तो ये 2 बाहर आ गया 1/2m और अंडर रूट के अंदर h/5 ये आ जाएगा। पहले 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन अब कर लीजिएगा घर पे, थोड़ा सा आगे पढ़े। दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड दिखाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है, तो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और यहाँ पर जब कैलकुलेशन की बात आती है तो इक्वल वाला साइन ले लेंगे h/4 ये होता है। अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी की जगह भी डेल्टा एक्स लिख लूँ इक्वल टू h/4। तो यहाँ से अगर देखोगे तो डेल्टा एक्स आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर h/4 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी बताओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अंडर रूट के अंदर h/4 डेल्टा वी इक्वल टू h/4 और m को मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, तो इससे काटूंगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो डेल्टा वी क्या आ गया आपका, यहाँ पर इससे भी 2 बाहर निकाल लो तो 1/2m और अंडर रूट के अंदर h/5, ठीक है, ऐसे। थर्ड जब सेकंड हो गया तो थर्ड भी हो जाना था, फिर क्या परेशानी है। अनसर्टेनिटी पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी इक्वल है, फिर पूछ रहा है मोमेंटम, तो डेल्टा एक्स में हम बना लेंगे।
तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी भी उतना ही है, तो डेल्टा एक्स ही रख लो, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपका कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर एच अपॉन 4 पाई एम, इतना आ गया। अब चाहिए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम चाहिए, तो आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, अंडर रूट के अंदर एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसे सोल्व कर लो, तो यहाँ पर हम यहाँ से मैं 1 अपॉन अंडर रूट एम को बाहर निकाल लूँ, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट के अंदर एच अपॉन 4 पाई आ गया, डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इससे कटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और ये फिर इधर पहुँच जाएगा, तो आपका आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एच एम अपॉन 4 पाई, कुछ ऐसा आ रहा है, एच एम अपॉन 4 पाई। हाँ 2 बाहर निकाल लिया इसमें से, पहला आंसर आ रहा होगा ना। अच्छा 2 2 1 2 3 4 5, अच्छा ये थर्ड, ये जो सेकंड है, ये इसका आंसर ए है। 2 बार सेकंड लिखा ना, आंसर क्वेश्चन 5 है, आंसर 4 है ना, तो ये जो बाद वाला जो सेकंड है उसका आंसर ए है। ठीक है, बाद वाले का आंसर ए है। हो गए, पहले से हो गए, इसका आंसर ए है। तो यहाँ पे 3 4 5 सी ए। ठीक है, अब आगे बढ़ें थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम चलने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पर, जो कि आपका 4th मॉडल है एटम का। तो आई होप अब आप अगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर चलने वाले हो तो आप जानना चाहोगे कि फिर बोर के मॉडल में हमें क्या गलतियां मिली हैं। अभी तक तो बोर के मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, तो बोर के मॉडल में क्या गलतियां हैं कि अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ना चाह रहे हैं। तो लिखिए ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। इधर यहाँ पे ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं अभी, ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि अभी हमने पीछे 2-3 चीजें जो जानी, उसमें हमने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाता है। 2 अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके पाथ बदल सकते हैं। और अगर आप एटम को देखें तो एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में चल रहे हैं, तो इसमें सारे जब इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो वे सारे इलेक्ट्रॉन वेव भी बना रहे होंगे, तो उनकी वेव आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही होगी। उनके पाथ, जैसे कि बोहर ने एक शार्प लाइन डिफाइन की है, ऐसा थोड़ा ना हो सकते हैं। हो सकते नहीं हो सकते ऐसे? ये 2 ही दिए 3 दिए ये? अच्छा, बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट जैसे कि एक रिंग, शार्प रेडियस की एक रिंग है ना, तो उसमें ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो क्या वो उसमें एग्जैक्ट उसी में घूम सकता है? यहाँ पे गड़बड़ है ये, है ना। तो लिखिए इसमें बोहर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन्स, बोहर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन्स, बोहर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल whereas according to de Broglie hypothesis, whereas according to de Broglie hypothesis comma electron also exhibit wave nature, electron also exhibit wave nature, एग्जिबिट वेव नेचर। पहले ये ड्रॉबैक है। अगला लिखिए, अगली ड्रॉबैक है कि जो बोहर का मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए ही एप्लीकेबल है। या तो हाइड्रोजन जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस जिसमें अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 प्लस जिसमें अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए ही बोहर का मॉडल वैलिड है। अब ऐसा मॉडल तो हम नहीं चाहेंगे जो केवल भैया 1 इलेक्ट्रॉन वाली पर लग पाए, है ना। तो नेक्स्ट ये है इसकी, बोहर्स मॉडल वाज applicable
applicable only for species having one electron that is H, comma He2 plus, He plus, comma Li2 plus, etc. Full stop. Bohr's model could not explain. हाँ इसी में कंटिन्यू. Bohr model could not explain the multi-electron atoms. अगेन बोहर का मॉडल कैसा है, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो बोहर का मॉडल तो एक डिस्क की तरह है, जैसे डिस्क होती है ना, एक डिस्क बन गई ना, तस्तरी बन गई है. लेकिन आपका जो एटम है वो तो स्फीयर है, तो एक ये भी इसकी ड्रॉबैक है कि हमारा जो वो मॉडल है वो तो डिस्क की तरह दे रहा है कि जैसे एटम डिस्क की तरह लग जाए, है ना, जैसे सीडी होती है ऐसे. लेकिन हमारा जो एटम है वो तो फुटबॉल की तरह एक तरीके से, है ना. तो नेक्स्ट लिखिए, बोर्स मॉडल is a two-dimensional whereas an atom is three-dimensional. ठीक है. और एक पॉइंट और, बोहर के मॉडल में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो, है ना. लेकिन क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी पोजीशन तो आप एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो तो उसकी पोजीशन से भी लिंक्ड है ना. तो दोनों चीज़ें एक तरीके से, उनमें एक एरर आती है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि एक एरर आएगी, लेकिन बोहर के मॉडल तो वेलोसिटी वगैरह सब एग्जैक्ट बताई हुई हैं. इस रेडियस में इतनी वेलोसिटी से घूमता है और न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे घूमता है, सब कुछ चीज़ें उसने बताई हुई हैं. तो और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ये भी उसका ड्रॉबैक है. ठीक है, तो लिखिए, इन बोहर्स इक्वेशन comma, the momentum and position of electron comma, revolving around the nucleus were well defined, full stop. But according to Heisenberg uncertainty principle, comma, it is impossible to measure the exact position and momentum of electron. ठीक है. चलिए, तो ये है आपकी बोहर मॉडल के ड्रॉबैक, और इसके बीच में हमने बोहर के और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बीच में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी. हमने जाना कि जो पार्टिकल है वो वेव भी है ना. हमने इलेक्ट्रॉन गन फेंकी, उससे हमने देखा कि पार्टिकल
वेव की तरह बिहेव कर रहे थे, और हमने जाना कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी आप नहीं बता सकते। अब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल इतना सीधा सच्चा नहीं है जितने अभी सीधे सच्चे हमने बाकी 3 मॉडल पढ़े हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना है तो कोई रास्ता डिफाइंड है, एग्जैक्ट आपको रास्ता दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता है कि यहाँ ऐसे चलना है, ठीक है। वहीं अगर आप किसी प्लेन में बैठे हो और प्लेन को उड़ा रहे हो तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पहुँच तो आप दिल्ली फिर भी जाएंगे। मतलब जब आप प्लेन में बैठे हैं तो चीज़ें आपको इतनी फजी हैं, क्लियर नहीं है कि कहाँ किधर चलना है। आप ऐसे नहीं कि देखो रोड जा रही है यहाँ पे, इस पे, है ना। तो बोहर का मॉडल इस तरीके से है। बोहर का मॉडल ऐसा है कि एक रूम में एक बकेट है और उस बकेट में पानी भरा हुआ है, 5 लीटर पानी है। एग्जैक्ट प्रिसाइज कि पानी कहाँ है, उस बकेट में है, और कितना पानी है, 5 लीटर है। बोहर का मॉडल इस तरीके से है। अब सपोज करो वो जो बकेट में जो पानी रखा वो वेपराइज हो जाता है रूम के अंदर। अब आपसे पूछा जाता है कि पानी कहाँ है, तो अभी भी रूम के अंदर है, लेकिन कहाँ है। अब आपके पास उसकी कुछ पोजीशन डिफाइंड नहीं है, अब आपके पास एक उसकी क्लियर पिक्चर नहीं है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे इसे समझेंगे। तो इसमें पहले तो लिखिए यहाँ पर पहले इसमें लिखिए as we move from macroscopic particles to microscopic particles, मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े पार्टिकल, जैसे क्रिकेट की एक गेंद एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना। आप अगर 2 क्रिकेट की बॉल को साथ साथ फेंकते हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो उनमें भी वेव करैक्टर है, लेकिन 2 क्रिकेट की बॉल आपस में इंटरफेरेंस टाइप का कुछ वो आपको करते हुए दिखेंगी नहीं। लेकिन अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड के साथ फेंकते हो तब वे अपना वेव बिहेवियर करते हुए दिखेंगे, वे अपना पाथ बदल लेंगे। हालांकि वे टकराए नहीं हैं, लेकिन उनके साथ कुछ वेव जैसी प्रॉपर्टी है जिससे वे अपना पाथ बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए कॉमा, द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बिकम सिग्निफिकेंट। The wave nature of particles become significant. Full stop. So there was an absolute necessity. To explain the atomic model. By considering the wave nature. ठीक है। आप जो फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स में क्या क्या प्रिंसिपल पढ़ते हो, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ते हो। किसी ऑब्जेक्ट को हमने खींचा तो इतना वर्क हुआ, है ना। 2 पार्टिकल टकराए तो इतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई। किसी पार्टिकल में इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, उसको ऊपर फेंका तो इतनी वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। ये मैकेनिक्स कौन सी मैकेनिक्स है? ये मैकेनिक्स है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। जब हम डील करते हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स में जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, एक छोटा सा कोई पत्थर है, क्रिकेट की बॉल है, एक किलो का कोई वेट है, ये सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं।
जब आप इनमें इनकी पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम इन सब में डील करते हो, तब आप कौन सी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल इन पे अप्लाई करते हो? वही यूज करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स के, है ना। क्योंकि इन पार्टिकल पे अगर मैं किसी पत्थर को ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकता हूं तो उस पत्थर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो इतनी वीक है कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लगाते हो, आपने ये बॉल 60 डिग्री के एंगल पे और 30 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो आप एग्जैक्ट आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लगा के पता कि वो बॉल कहाँ जाके गिरेगी। लेकिन चीजें जब आपकी बहुत छोटी हो जाएंगी और बहुत हाई वेलोसिटी के साथ होंगी तो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लगाकर रिजल्ट गलत आएंगे। तब आपको दूसरी मैकेनिक्स लगानी पड़ती है, उस मैकेनिक्स का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो भी मैकेनिक्स है उसकी दो ब्रांचेज हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स ये बड़े पार्टिकल के लिए है, बड़े पार्टिकल और स्लो जो मोशन कर रहे हो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर पर सेकंड। और दूसरी ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जो पार्टिकल बहुत छोटे हों और बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, ठीक है। और एटम जो हमारा है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे कैसे पार्टिकल हैं, बहुत छोटे और हाई वेलोसिटी वाले। तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लगा के एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोहर ने क्या किया है, बोहर ने क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को लगा के ही तो एटम को एक्सप्लेन किया है ना, कि भाई इतना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है। उसने इलेक्ट्रॉन के मास को ऐसे ही माना है जैसे धरती का मास सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। उसने इलेक्ट्रॉन के मास को माना है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोलम्बिक फोर्स को बैलेंस किया है और उसने उसको घुमा दिया है। तो बोहर ने जो यूज की है मैकेनिक्स, कौन सी मैकेनिक्स यूज करी है? क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है और हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स लगाकर उसकी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप गलत रिजल्ट पे चल रहे हो। तो अब हमें यूज करनी पड़ेगी क्वांटम मैकेनिक्स इसी चीज के लिए। तो लिखिए क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है क्वांटम मैकेनिक्स? सॉरी एक मिनट, पहले लिखेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स। पहले लिखिए क्लासिकल मैकेनिक्स, पहले जाने क्लासिकल मैकेनिक्स को। देखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the mathematical description of motion, mathematical description of motion and interaction of macroparticles, incorporating the concepts of conservation of energy, conservation of momentum, etc. is known as classical mechanics. फिजिक्स में एक दो चैप्टर तो पूरे ऐसे हैं जहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम लिखाते हो तो 50 सैकड़ों सवाल हो जाते हैं ना, बिना इस बात की परवाह करिए कि ये जो पार्टिकल है इसके साथ कोई वेव भी है, ऐसा कुछ आप एज्यूम करते हो? नहीं, बस वो पार्टिकल है, इतनी वेलोसिटी जा रहा है, इतना मोमेंटम है, इतनी एनर्जी है। क्लासिकल में अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये हो गई। अगर आप किसी एक पत्थर है जिसको ऐसे फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल का अलग से चैप्टर है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिखते हो तो आप जो प्रिंसिपल उठाते हो कौन सी मैकेनिक्स के उठाते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स। दैट मीन्स अगर आप बार बार पत्थर फेंकने वाली ही प्रॉब्लम कर रहे हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके आपने एक प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिख ली है और उस इक्वेशन को आप यूज करके और बार बार बता देते हो कि 30 डिग्री पे इतनी मीटर पर सेकंड से फेंके तो वहां गिरेगा, 30 मीटर पे इतने एंगल से फेंका तो इतनी एग्जैक्ट हाइट लेगा। तो आपने अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक अलग से इक्वेशन बना ली है। ये किया ना आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपने अलग से एक इक्वेशन बना ली है क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल यूज करते हुए, यही किया ना। तो अब इसमें आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। तो लिखिए प्रोजेक्टाइल इक्वेशन यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन
uses the principle of projectile equation, uses the principle of classical mechanics, uses the principle of classical mechanics and gives the relation between speed comma angle comma maximum height comma position etc. of a projectile ठीक। दैट मीन्स अगर कोई टैंक है, आर्मी में जो टैंक यूज होता है, टैंक को अगर कोई गोला फेंकना है तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स की कौन से प्रिंसिपल को यूज करे? केवल प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की अगर उसमें इक्वेशन डाल दी जाए, उसमें कोई कंप्यूटर हो, तो केवल प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की सारे प्रिंसिपल की इक्वेशन यूज करेगा और वो गोले को कहीं पर भी फेंक देगा। बस इतना ही काम है ना। पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स को तो उसको अंदर भरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स भी बहुत बड़ी है। तो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में से हमने एक इक्वेशन बना ली प्रोजेक्टाइल मोशन। उस प्रोजेक्टाइल मोशन को टैंक के जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम उसमें डाल दो और वो एग्जैक्ट उतनी डिस्टेंस पर उतने एंगल पर गोला फेंकता रहेगा। ये काम हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, 2 लाइन छोड़ के लिखिए, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे हो तो एनर्जी कंजर्व है, ये उसमें भी लगाना होगा। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये चीज भी लगानी होगी उसमें, है ना। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये प्रिंसिपल भी उसमें अंदर डालना होगा ना, उस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड करना होगा। एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते, ये भी उसमें डालना होगा। कोई जो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव है और उसकी वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये भी इसमें डालना होगा। तो ये जो भी हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, पार्टिकल के साथ उसकी वेव भी है, पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते, ये 3-4 प्रिंसिपल भी उसकी मैकेनिक्स के अंदर डालने होंगे, तब जाके हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिक्स अलग से बनेगी। तो इसमें लिखिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the mathematical description of the motion, that deals with the mathematical description of the motion and interaction of quantum particles क्या मतलब है इसका? इंटरेक्शन ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें, 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, जब तक ये टकराएंगे नहीं तब तक हम कुछ भी इसमें एक्ट नहीं करने वाले। टकराएंगे तब हम कोलिजन एनर्जी लॉस्ट इसकी बात करेंगे, और जब तक ये नहीं टकराए, ये ऐसे आए और ऐसे जो है मान लो ऐसे चले गए, तो किसी भी चीज की हम बात करेंगे ही नहीं, कुछ टक्कर हुई नहीं। लेकिन अगर यही 2 चीजें आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में है, ये बहुत छोटे पार्टिकल हैं और हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बिना टकराए भी इनके अंदर कुछ वेव है, इन्होंने पाथ बदल लिया। इस चीज की चर्चा करेंगे ना। हाँ, इंटरेक्शन ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, कॉमा incorporating the concept of इसी में आगे लिखे, incorporating the concept of quantization of energy, comma wave particle duality, comma the uncertainty principle, etc. is known as quantum mechanics. Is known as quantum mechanics.
ठीक है, अब हमें एटम को देखना है कि एटम है, एटम को हमें जानना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे किधर घूम रहा है। तो एटम एक स्फीयर है जिसमें बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो शांत बैठे हैं, ये तो कहीं घूम रहे नहीं है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, वो घूम रहा है और कई सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो एक स्फेरिकल चीज है और उसके चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, वेलोसिटी, इन सब की बात कर सके। तो क्या हमें पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स उठा के यूज कर लेनी चाहिए? जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे, तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात मुझे करनी है तो क्या मैं सारी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ डालूं? मुझे सारी क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई पार्टिकल इतने डिग्री पे जाता है तो इतनी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, इतना अगर मैं पढ़ लेता हूं तो मुझे जो है पता चल जाएगा प्रोजेक्टाइल किधर गिरेगा, है ना। आपके अगर देखो तो पूरी मैकेनिक्स के 6-7 चैप्टर जो मैकेनिक्स से हैं, लेकिन पहला या दूसरा चैप्टर ही आपका प्रोजेक्टाइल का है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल का चैप्टर पढ़ते हो तो सारी मैकेनिक्स तो आपको नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़ लेंगे, उससे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में से वो चीजें निकालनी है जो एटम के लिए जरूरी हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनाई है श्रोडिंगर ने। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, ऐसी एटम के लिए जो इक्वेशन बनेगी, एटम के लिए जो चीजें चाहिए, वो इक्वेशन बनाई है श्रोडिंगर ने, जिसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हुए जो एटम का जो मॉडल है वो श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। समझ गए? ये गोला 30 डिग्री पे कैसे फेंकेगा, इसके लिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन यूज करी। ऐसे इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इसके लिए श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए इक्वेशन बना दी है और हम उसको यूज करेंगे, केवल पूरी क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं। तो अब आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए। Schrödinger uses the principle of quantum mechanics Schrödinger uses the principle of quantum mechanics and gives an equation of an atom and gives an equation of an atom gives an equation of an atom that correlated the wave property of electron with an atom, wave property of an electron with an atom। ठीक है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन बताइए, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या है, तो इसके 2-3 इक्वेशन बनेंगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम इसका फॉर्मूला ये है। 2-3 फॉर्मूले हैं। अगर वे 2-3 फॉर्मूले लिख देते हो तो सारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन लिख गई है लगभग, है ना। ऐसे श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे दिखती है, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे दिखती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैसे बनाएंगे ये इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे आई या क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो वो एमएससी में है, सिलेबस में है। वो 12th में तो दूर की नहीं है, बीएससी में भी वो नहीं है, वो एमएससी में है क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं घुसेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके सिलेबस में जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स उसमें नहीं है। हम केवल देखेंगे कि हमारे जो यूज की चीज है वो क्या कहती है। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, एक होता है स्ट्रेट डी, एक होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस क्या आपका डी स्क्वायर साई डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर ये साई डिवाइड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस के 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी डिवाइड बाय एच स्क्वायर और यहाँ पर साई इक्वल्स टू 0, है ना। जहाँ पर ई आपकी टोटल एनर्जी है, वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ना। यहाँ पे ये
ई आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वी लिखा हुआ है यहाँ पे करंट एनर्जी, ई आपकी टोटल एनर्जी है, और वी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। हमें यहाँ पे मतलब है जो साई लिखा हुआ है, साई एक फंक्शन है ना, साई एक फंक्शन है। पहले लिखिए फिर आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। साई क्या है उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। पहले हम जानते हैं कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम 2D के 2 डायमेंशन में। अगर आपको 2 डायमेंशन में किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है तो कार्टेशियन सिस्टम में आप क्या यूज करते हो, एक्स और वाई एक्सिस यूज करते हो। और मान लो यहाँ पे ये पार्टिकल है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई, इस तरीके से होगा। जैसे मान लो ये 2,3 है तो 2,3 पे ये पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाती है। बताइए, ये पढ़ा है। इसी पार्टिकल को, इसी ऑब्जेक्ट को इस 2 डायमेंशन पे दिखाने का दूसरा तरीका भी कुछ है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज होता है, आर थीटा। पता है कुछ? नहीं पता लगा। तो ये देखिए, ये कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम यूज करता है एक्स कोमा वाई। वही देखिए, इसी चीज को दूसरी तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये एक्स और वाई एक्सिस ही है ना। इस पर यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर ये है ना, ये पार्टिकल यहाँ पर ये है। इस पार्टिकल की यहाँ से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, मतलब इससे ओरिजिन से, वो आर है, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल है वो आपका थीटा है। अगर मैं ये दोनों चीजें बताता हूँ तब भी तो ये इस पार्टिकल, इसकी पॉइंट की पोजीशन लॉक होगी ना वहीं पे। अगर आप कुछ भी हिलाओगे आर या थीटा तो ये पोजीशन बदलेगी। अगर आर मैंने फिक्स कर दिया और मैंने थीटा फिक्स कर दिया तो ये पोजीशन फिक्स हो गई, है ना। मैं अगर देता हूं कि आर की वैल्यू है 3 और थीटा है 30 डिग्री तो ये पोजीशन फिक्स होगी। आप इस पॉइंट को कहीं और नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 पे फिक्स कर दिया, अगर मैं थीटा ना बताऊं तो ये पूरा यहाँ से घूम जाएगा, 360 में कहीं पे भी घूम जाएगा। लेकिन अगर मैं 30 फिक्स कर देता हूं और एक्स एक्सिस से 30 है तो यहीं पे ही फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैं अब यहाँ पर देखिए, देखो अगर यहाँ पर कार्टेशियन को मैं इसमें बदल सकता हूँ। अगर मैं x को बोलूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आपकी r cos थीटा आ जाएगी। अगर मैं पोलर और कार्टेशियन में रिलेशन देखूं तो यहाँ पर x उतना ही आएगा जो कि r cos थीटा है, आएगा ना उतना, नहीं पता चलना कि अगर r है तो इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, ये जो डिस्टेंस आएगी ये r cos थीटा से नहीं मिल जाएगी, नहीं पता। ये r cos थीटा आपका इतनी वैल्यू होगी और यही होता है क्या, x होता है। तो बताइए जरा y कितना होगा, r sin थीटा। गुड। तो इसका मतलब पोलर और कार्टेशियन आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो ये जो सिस्टम अभी हमने सीखा ये पोलर सिस्टम है,
ये पोलर सिस्टम है जो यूज करता है आर कोमा थीटा। ये बताइए कि जब हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है ही एक्स कोमा वाई और उसमें हम बहुत यूज टू हैं, बहुत फैमिलियर हैं, तो फिर हम पोलर क्यों यूज करेंगे? उसका क्या फायदा हो रहा होगा? कार्टेशियन सिस्टम किसी भी पॉइंट की पोजीशन पूरे एक्स वाई प्लेन पर कहीं पे भी बता देगा, और जो पोलर है वो वाला भी बता देगा। तो लेकिन जब हम पहले से ही हमारा जो है एक्स कोमा वाई में एक तरीके से पूरा दिमाग पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हो गया है, तो फिर एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों सीखें? कुछ फायदा है उसका? एंगल तो आ रहा है, ऐसा तो उसमें एक्स और वाई आ रहा है, उसमें आर थीटा आ रहा है। फायदा क्या है उसका? फायदा बताऊं? इस x, y में अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां से यहां तक की एक आर्क है ये, है ना, ये आर्क है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो यहां पर है ये 3,2 है और ये आपका 2,3 है। आर्क ऐसी हो सकती है कोई? ये आर्क हो सकती है ना ये। इसका मुझे आप इक्वेशन लिख के दिखाओ, केवल आर्क बतानी है, सर्किल नहीं है पूरा ये। इस आर्क की इक्वेशन बताओ क्या आएगी, लिख दोगे? अगर ये सर्किल होता तो तुम बता देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग जेड, जो भी आ जाता ये बता देते हैं। और मैं आपसे पूछूं केवल आर्क की इक्वेशन लिखो, मुझे केवल तुम आर्क की इक्वेशन लिख कर दिखाओ क्या है, लिख दोगे? कैसे लिखोगे? आप देखो, अगर मुझे हैं, हाँ तो कैसे क्या लिखोगे? मतलब इस आर्क की अगर तुम्हें इक्वेशन लिख के मुझे देनी हो कि मुझे इस आर्क की इक्वेशन लिख के दे दो, सर्किल की नीचे ही मुझे सर्किल की तो लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस आ रही है आर्क की इक्वल टू समथिंग आ जाए, क्योंकि ये ओरिजिन वाला ये वाला है। और अगर मैं इसे पोलर में लिखूं तो मान लो ये आपका यहाँ पर ये आर्क है, तो मैं यहाँ पर ये जो आर्क की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये मान लो आपकी कितनी है, 3 यूनिट है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है आपका, ये 30 डिग्री से चल के आपका ये 60 डिग्री तक पहुँच रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, थीटा 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री। ये लिख गई? नहीं लिख गई? आर की इक्वेशन लग गई? आर की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो जब तुम उसे घुमाओगे तो 30 डिग्री से घुमाओगे 60 पर रुक जाओगे, बन गई आर्क। कैसा लगा वो वाला चीज कैसी लगी है? अब बहुत आसान लगी ना। दैट मीन्स अगर आपको सर्किल में डील करना है या आपको आर्क में डील करना है, तब आप क्या एक्स वाई यूज करना चाहोगे? किसको यूज करना चाहोगे? पोलर सिस्टम को। तो जब आपके पास चीजें सर्किल में चल रही हो, आर्क में चल रही हो, तब आपको एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम यूज नहीं करना चाहिए, बहुत बुरे फंसोगे, बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगी, है ना। तब आपको यूज करना चाहिए पोलर सिस्टम। से लिखिए, अगर आपको लिखना है फिर आगे हम चलेंगे। कल मैं आपको समझाऊंगा कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड का और पोलर सिस्टम 3 एक्सिस का, आर थीटा फाई का। ठीक है, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे चलेंगे।